हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग जो है हर एक टॉपिक को 10 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो में ग्रीक को जो है ना, ग्रीक को और रोमन और डार्क एज, इतने जो है चैप्टर को हम लोग 10-10 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आज हम लोग एंशिएंट इंडियन जो ज्योग्राफिकल आइडियाज़ हैं, है ना, को जो भारतीय हमारे भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, भारतीय का योगदान हम देखेंगे कि इन्होंने भौगोलिक चिंतन के विकास में क्या योगदान दिया। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वह एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफिकल आइडिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10 मिनट का सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम रैपिड रिवीजन के माध्यम से पूरा टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आज देखेंगे हमारा क्या टॉपिक है। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे कि इंडियन जो हमारे जब भूगोलवेत्ता जो रहे हैं, ठीक है, उनका क्या योगदान रहा। वैदिक कालीन भौगोलिक विचार क्या रहे, पुराणों में भौगोलिक विचार क्या रहे, रामायण और महाभारत में क्या भूगोल का जो है क्या नाम उल्लेख मिलता है, बौद्ध और जैन साहित्य में भूगोल क्या उल्लेख है। फिर प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं में हम देखेंगे वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के विषय में। ठीक है, और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग मेंस के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय भौगोलिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और दूसरा रहेगा पुराणों में वर्णित भौगोलिक अवधारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तीसरा होगा कि भारतीय भौगोलिक चिंतन की तुलना यूनानी भौगोलिक चिंतन से कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा पढ़ने का अप्रोच होगा, हम लोग मतलब जो एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो मेंस के प्रश्न होते हैं लिखित, ठीक है, इसमें हम दोनों को कवर करेंगे जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा प्लस सब्जेक्टिव जो मेंस का होता है। ठीक है, तो हमारा ये अप्रोच होगा, हर एक टॉपिक को हम दोनों दृष्टिकोण से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अब कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी, जीडीसी, है ना, एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस, हर जगह कहीं न कहीं अब लिखित परीक्षाएं हो गई हैं। अब केवल हमें एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ के जो है हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए हमको मेंस भी प्रैक्टिस करते रहना है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इसमें हमारे टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे लिखना है, क्या अप्रोच होगा हमारा, क्या डायग्राम होगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय कह सकते हैं कि विचार रहे, है ना, भौगोलिक जो है चिंतन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमिका में कि प्राचीन भारतीय भूगोल जो है एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में नहीं बल्कि वेद, पुराण, खगोल शास्त्र, दर्शन, इतिहास एवं प्रशासन से जुड़ा हुआ था। इसके बावजूद भारत में पृथ्वी, जलवायु, नदियाँ, दिशाएं, समुद्र, पर्वत, मानवीय पर्यावरणीय संबंधों पर गहन विचार मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर भारत में देखें तो कोई स्वतंत्र भूगोल के शाखा के रूप में यहाँ पे विकास देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो हमारे धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ थे जैसे वेद, पुराण, खगोल शास्त्र, दर्शन, इतिहास, वहाँ पे भूगोल का जो है जिक्र मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक कालीन भौगोलिक विचार देखते हैं ऋग्वेद में। यहाँ पे सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख किया गया जिसमें सिंधु, सरस्वती, झेलम, चीनाबाद नदियों का वर्णन किया गया। पृथ्वी को स्थिर आधार के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें पृथ्वी को माता के रूप में वर्णित किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकेत मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पर्यावरणीय चेतना का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वेदों में जो है ना, पुराणों में अलग अलग जो है हमको जो है भौगोलिक जो है उल्लेख मिलता है। तो पुराणों में भौगोलिक अवधारणा यह थे कि पूरे पृथ्वी को जो है सप्तद्वीपीय सिद्धांत दिया गया जिसमें पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जिसमें क्रौंच द्वीप, है ना, पालकस द्वीप, कुश द्वीप, जम्बू द्वीप, है ना, पुष्करा द्वीप, शक द्वीप, सालमल द्वीप, है ना। तो ये 7 द्वीप है। ये रीजन पूछता है तो इनको हमें अभी आगे डिटेल से देखेंगे। तो याद रखना है कि शक द्वीप में ये सब मलय प्रायद्वीप वगैरह आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और पुष्कर में ईस्टर्न साइबेरियन रीजन आते हैं, और जम्बू द्वीप में ये पूरा सेंट्रल रीजन आता है साइबेरिया का। क्रौंच में ब्रिटिश आइलैंड वगैरह और वेस्टर्न यूरोप आता है, और पालकस द्वीप में जो है ये मेडिटेरियन सी का रीजन आता है। कुश में ये जो है मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया का क्षेत्र आता है। सालमली में ये पूर्वी अफ्रीका और मडागास्कर वगैरह क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे सप्तद्वीपीय सिद्धांत पुराणों में दिया गया। ठीक है, जिसमें जो जम्बू द्वीप है उसका नामकरण जम्बू वृक्ष से हुआ है।
और प्लास जो द्वीप है इसका नाम पलास वृक्ष से या अंजीर का पेड़ कहते हैं। सालमल द्वीप का नाम सिल्क या रेशम के वृक्ष से, ये प्रश्न पूछा भी गया है। कुश द्वीप का नामकरण कुश घास से हुआ है। क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर जो द्वीप है इसे राक्षसों का देश कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो माजिद हुसैन का जो जियोग्राफिकल थॉट का है वहाँ से ये चीज़ें जो है लिया गया है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि उन्हीं से जो है स्क्रीनशॉट भी लिया गया है। ठीक है, माजिद हुसैन के जो है जियोग्राफिकल थॉट का जो बुक है। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि ये तो देखिए रीजन हमको याद रखना है कि इनका जो है पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप है ना, क्रौंच द्वीप है ना, ब्रिटिश आइलैंड पूछ लेगा किस में आता है तो क्रौंच द्वीप में, और मेडिटेरियन रीजन आता है पलकस द्वीप में है ना, कुछ द्वीप में वेस्टर्न सालमल में जो है पूर्वी अफ्रीका, शक द्वीप है ना, ये सब याद रखना है रीजन हमें। तो ये इंडियन ज्योग्राफी से जो आता है अधिकतर इसी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है रामायण और महाभारत में जो है। ठीक है, यहाँ पे समुद्री यात्राओं का जिक्र मिलता है, पर्वत पठारों का जिक्र मिलता है। महाभारत में भारतवर्ष की सीमाएं है ना, तीर्थ यात्रा मार्गों का वर्णन मिलता है। ठीक है, बौद्ध जैन साहित्य की बात करें तो बौद्ध में जातक कथाओं में व्यापारिक मार्गों का, समुद्री व्यापार का ज्ञान मिलता है। ठीक है, और जैन दर्शन में हमें पृथ्वी को चक्राकार माना गया, जम्बू द्वीप का विशेष वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह जो है विभिन्न ग्रंथों में जो है कुछ भौगोलिक जो है कह सकते हैं कि शब्दावलियाँ मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कह सकते हैं कि जो संरचना है उनका जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है कि जो भारतीय भौगोलिक चिंतन है उसमें हमारा सप्त सिंधु का सिद्धांत, और ये जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे भारतीय भूगोलवेत्ता हैं है ना, तो इनका वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हम लोग आज जिक्र करेंगे वराहमिहिर का, ब्रह्मगुप्त का, आर्यभट्ट का और भास्कराचार्य इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्यभट्ट जो है इनका जो मुख्य ग्रंथ है आर्यभट्ट ही है, और इनके अगर भौगोलिक विचार करें इन्होंने पृथ्वी गोलाकार माना। इन्होंने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या की। आकाशीय पिंडों की गणना में गणितीय विधि का इन्होंने प्रयोग किया। और ठीक है, तो इस तरह इन्होंने गणितीय भूगोल की नींव रखी, पृथ्वी आकाश संबंध का वैज्ञानिक व्याख्या किया है ना। और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पृथ्वी जो है घूमती है, ठीक है, अपने अक्ष पर। ठीक है, ये हुआ हमारा आर्यभट्ट से संबंधित। तो इन्होंने याद रखना है कि पृथ्वी गोलाकार माना, अपने अक्ष पर घूमते, जिसके बाद दिन रात होते हैं, सूर्य चंद्रमा की ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या किया इन्होंने। ठीक है, तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी की नींव रखा और पृथ्वी आकाश संबंधी वैज्ञानिक व्याख्या किया। ठीक, अब आते हैं वराहमिहिर के विषय में। इन्होंने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका जो है वर्णन किया। मुख्य ग्रंथ इनका है ना, 6वीं शताब्दी में थे ये। और इन्होंने जलवायु मौसम विज्ञान संबंधी वर्षा मेघ पवन का वर्णन किया, मानसून के संकेत दिए इन्होंने। और भूकंप के संबंध में इन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक कारणों से जोड़ने का प्रयास किया। जल स्रोतों की पहचान किया, वनस्पति, मिट्टी, भू आकृतियों के आधार पर। ठीक है, इनका महत्व यह था कि इन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों की समझ विकसित की। अप्लाइड ज्योग्राफी से प्रारंभिक है, और इन्होंने पहले क्लाइमेटोलॉजी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में योगदान करने वाले भूगोलवेत्ता भी माने जाते हैं। ठीक है, जिनमें जलवायु मौसम विज्ञानों का इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, वराहमिहिर के विषय में याद रखना है इनके जो मुख्य ग्रंथ हैं। ठीक है, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका और जलवायु मौसम विज्ञान के संबंध में जो है। ठीक है, ये सब मुख्य बातें जो इनसे हैं है ना। अप्लाइड ज्योग्राफी का प्रारंभिक रूप इन्होंने दिया, मानव पर्यावरण संबंधों की समझ इन्होंने दिया, पृथ्वी के आंतरिक कारणों को जो है जोड़ने से, पृथ्वी के आंतरिक कारणों से जोड़ने का प्रयास किया, भूकंप को। ठीक है, अब आइए ब्रह्मगुप्त की हम लोग बात करते हैं। इन्होंने ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत दिया, और इनके भौगोलिक वैज्ञानिक विचार इन्होंने पृथ्वी को गोल माना, पृथ्वी को आकर्षण बल या गुरुत्व जैसा विचार इन्होंने दिया, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। समुद्र और भूमि की ऊंच नीच की चर्चा इन्होंने किया। भौतिक भूगोल की अवधारणाएं इन्होंने दिया। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रारंभिक सिद्धांत इन्होंने दिया, और बताया कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी सेंचुरी बिफोर न्यूटन्स है ना। ये जो है मतलब कि जो ग्रेविटी का इन्होंने सिद्धांत दिया जो है न्यूटन से पहले ही इन्होंने दे दिया था है ना। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी के आकर्षण बल जो है गुरुत्व जैसा विचार इन्होंने दिया, और सभी उससे पृथ्वी की ओर गिरती है। ठीक है, तो ये जो है ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत, ये सब याद रखना है कि जो गुरुत्व सिद्धांत जो है न्यूटन से पहले तो ब्रह्मगुप्त ने दिया था 7वीं शताब्दी में, बाद में न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं भास्कराचार्य के संबंध में। भास्कराचार्य ने जो है सिद्धांत शिरोमण और गोलाध्याय और ग्रह गणित जो है ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। भौगोलिक और खगोलिक योगदान की बात करें तो इन्होंने पृथ्वी की गति और घूर्णन का स्वीकार किया। अक्षांश देशांतर पर आधारित गणनाएं इन्होंने किया। समय, ज्वार भाटाओं, ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया इन्होंने, और उन्नत गणितीय भूगोल में इन्होंने योगदान दिया। भूगोल को परिष्कृत रूप इन्होंने किया, मॉडिफाई किया इन्होंने, और एडवांस मैथमेटिकल ज्योग्राफी जो है डेवलपमेंट में इन्होंने काम किया। ठीक है, तो इस तरह भास्कराचार्य के विषय में है ना। तो ये भास्कराचार्य के जो है जो मुख्य ग्रंथ हैं सिद्धांत शिरोमण, गोलाध्याय,
ग्रह गणित, और फिर ब्रह्मगुप्त के जो है ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत, और फिर जो है वराह मिहिर के बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, और आर्यभट्ट की आर्यभट्टी, है ना। ये मुख्य ग्रंथों को याद रखना है, प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं और कुछ इनके विचार स्टेटमेंट से प्रश्न आते हैं, ठीक है। और निष्कर्ष के तौर पे देख सकते हैं कि वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य ने प्राचीन भूगोल को धार्मिक प्रतीकात्मक सीमाओं से निकालकर वैज्ञानिक, गणितीय और पर्यावरणीय आधार प्रदान किया। इनके विचार आधुनिक भूगोल व खगोल शास्त्र के में जो है मील का पत्थर साबित हुए, ठीक है। ये निष्कर्ष के तौर पे हम लोग देख सकते हैं इनके योगदान को। अब आइए हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो मेंस में पूछे जा सकते हैं। जैसे भारतीय भौगोलिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसको अगर लिखना होगा तो हमारा इंट्रो क्या होगा, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे हम लोग, तो इंट्रो में हम लोग लिखेंगे कि भारतीय भौगोलिक चिंतन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसकी जड़ें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से मिलती हैं। इसमें भौगोलिक ज्ञान का धार्मिक, दार्शनिक, खगोलिक विचारों से जोड़ा गया, ठीक है। और मेन बॉडी में हम बात करें कि इनका जो है धार्मिक, दार्शनिक आधार था जो है भारतीय भूगोलवेत्ताओं का। भूगोल को धर्म और कर्म सिद्धांत से जोड़ा, पृथ्वी को माता के रूप में देखा, ठीक है। और पुराणों में सप्तद्वीपीय सिद्धांत दिया गया, है ना, जिसमें 7 द्वीपों का जो है विश्व में बांटा गया, जम्बू द्वीप, प्लसद्वीप, सालमली, कुश, क्रौंच, शक, पुष्कर, ठीक है। यह भारतीय ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। खगोलीय और गणितीय में योगदान इन्होंने किया। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने पृथ्वी को गोलाकार, ग्रहों की गति, अक्षांश देशांतर और रेखाओं का ज्ञान, है ना, तो ये सब जो है इनके योगदान रहे। और क्षेत्रीय और प्राकृतिक विवरण इन्होंने दिया, नदियों, पर्वतों, ऋतु, मानसून का वर्णन किया गया। भारत को आर्यवत के रूप में जो है परिभाषित किया गया, ठीक है। तो इस तरह भारतीय जो है जो भौगोलिक चिंतन है, इसकी मुख्य विशेषताएं रही कि इन्होंने जो है धार्मिक, दार्शनिक आधार दिया, भूगोल को धर्म और कर्म सिद्धांत से जोड़ा, और सप्तद्वीपीय सिद्धांत दिया जिसमें विश्व को जो है 7 द्वीपों में बांटा। खगोल और गणितीय योगदान दिए जिसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्यों का योगदान महत्वपूर्ण है, जिसने पृथ्वी को गोलाकार, ग्रहों की गति, अक्षांश देशांतर, रेखाओं का ज्ञान, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय या स्पेशियल जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को, कहीं कहीं नदियाँ, पर्वत, पठार, है ना, मानसून, ऋतु चक्र को भी इन्होंने वर्णन किया, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर में हम देख सकते हैं कि जो भारतीय भौगोलिक चिंतन वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक आधार भी विकसित हुआ। इसमें आधुनिक मानचित्रण का अभाव था, फिर भी यह चिंतन भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो इस तरह जो है एक पॉसिबिलिटीज़ के रूप में हमको अपना निष्कर्ष लिखना होता है, लिखेंगे, है ना, कि वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक भी था, और एक कुछ आधुनिक मानचित्रण का अभाव था, फिर भी लेकिन यह भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुराणों में वर्णित भौगोलिक अवधारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो पुराण भारतीय भौगोलिक चिंतन के प्रमुख स्रोत रहे हैं, जिनमें पृथ्वी, महाद्वीप, समुद्र, पर्वतों का वर्णन मिलता है। और मुख्य भाग के रूप में हम देखेंगे कि पुराणों में जो है सप्तद्वीपीय और सप्त समुद्र सिद्धांत दिए गए। यह प्रतीकात्मक एवं धार्मिक स्वरूप था, और वास्तविक भौगोलिक ज्ञान जो है सीमित था, ठीक है, इसमें। और मेरू पर्वत की अवधारणाएँ विकसित हुई, ब्रह्मांड को केंद्र माना गया मेरू पर्वत को, और वैज्ञानिक दृष्टि से जो है यह असंगत था, ठीक है। और दिशाओं और लोकों की कल्पना आई, जिसमें उत्तर दक्षिणी जो है दिशा का ज्ञान, परंतु दिशात्मक सटीकता का थोड़ा अभाव था इसमें, ठीक है। और सकारात्मक पक्ष की बात करें तो भौगोलिक चेतना का विकास हुआ, प्राकृतिक तत्वों को महत्व दिया गया इसमें, ठीक है। तो और निष्कर्ष में हम देखेंगे, तो इस तरह ये मेन बॉडी में हमारा होगा, है ना, कि पुराणों में वर्णित भौगोलिक अवधारणाओं की क्या है आलोचनात्मक चर्चा, ठीक है। और निष्कर्ष में हम देखेंगे कि पुराणों की भौगोलिक अवधारणाएं आधुनिक विज्ञान से भिन्न, किंतु उन्होंने भारतीय समाज में भूगोल के प्रति जागरूकता उत्पन्न की, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो पुराण थे, भौगोलिक अवधारणाएं आधुनिक विज्ञान से भिन्न थी, लेकिन भारतीय समाज में भूगोल के प्रति लोगों की जागरूकता जो है उत्पन्न की, ठीक है। अब हम देखते हैं भारतीय भौगोलिक चिंतन की तुलना यूनानी भौगोलिक चिंतन से कीजिए। तो भारतीय और यूनानी भूगोल 2 अलग अलग सभ्यताओं में विकसित हुए, जिनके दृष्टि एवं उद्देश्य भिन्न थे, ठीक है। अब इसमें हम जो बेसिक अंतर देखते हैं कि यह धार्मिक, दार्शनिक दृष्टिकोण था भारतीय, और यह वैज्ञानिक और तर्कसंगत था। यह प्रतीकात्मक जो है दृष्टिकोण था, यह गणितीय जो है। यह सप्तद्वीपीय अवधारणा विकसित किया, यहाँ अक्षांश देशांतर या मानचित्रों का विकास हुआ, वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई। यह ब्रह्मांडीय दृष्टि से जो है सोचते थे, यह पृथ्वी को केंद्र मानते थे, ठीक है। इस तरह जो है ये भारतीय और यूनानी भौगोलिक चिंतन में अंतर देखने को मिलता है। अब निष्कर्ष देखते हैं, भारतीय भूगोल आध्यात्मिक था, जबकि यूनानी भूगोल वैज्ञानिक था। दोनों ने आधुनिक भूगोल के विकास में अलग अलग योगदान दिया, ठीक है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष होगा हमारा। तो इस तरह हम लोगों ने भारतीय जो है चिंतन को देखा, है ना, उनके योगदान को देखा। तो इस तरह हम टॉपिक वाइज जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हमारे हल हो जाएँ, और जो मेंस में प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे वो भी हम लिख सकें, है ना, एक फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है, तो यह हमारा अप्रोच है पढ़ने पढ़ाने का। अगर यह सीरीज़ आपको बेहतर लग रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे और अधिक से अधिक जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आप सबको कम से कम समय में जो है प्रोवाइड कर सकें, है ना, मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके, और जिससे और बुक और रिसोर्स को जो है आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।